विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मक्खनलाल नायक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश एक एक करके स्वतंत्र होते चले गए, उनको स्वतंत्रता मिल गई। इस स्वतंत्रता के पश्चात उनको राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, उन्हें इस स्वतंत्रता के पश्चात उनको राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, किंतु उनको सही मायने में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी। और ये जो व्यवस्था, वो जो व्यवस्था चाहते थे, विश्व व्यवस्था में एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। ये देश ही चाहते थे कि हमें जो राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है, ये बहुत ही लंबी गुलामी के बाद में मिली है। और अब जो अर्थव्यवस्था का नई अर्थव्यवस्था है, ये न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ये जो नवोदित देश थे, ये नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंसते जा रहे थे। जैसा आपको पता है कि विश्व दो गुटों में बढ़ चुका है। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है। अर्थात एक पूंजीवादी है, एक साम्यवादी है। ये दोनों देश चाहते हैं कि जो नव स्वतंत्र देश हैं, एशिया और अफ्रीका में जो जागरण आया, इन देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, इन देशों को इन दोनों गुटों ने अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों ने ये सोचा कि यदि हम इस तरह से फिर से इनकी आर्थिक गुलामी में फंस गए, तो जैसे हम राजनीतिक गुलामी से मुक्त होने में हमें काफ़ी समय लगा है, इसी प्रकार से हमें आर्थिक गुलामी में से भी जूझना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि नई जो व्यवस्था हो, ये जो व्यवस्था हो, वो एकदम से न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समाप्ति के समय ब्रेटन वुड्स में किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 5 शक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जिसने बाद में सम्मेलन का बहिष्कार किया, और इंग्लैंड, फ्रांस और चीन ने मिलकर किया था। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, ये सम्मेलन धनी देशों का सम्मेलन था। और इसमें जो बात कही गई कि असल में ये ब्रेटन वुड्स में प्रस्तावित आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की एक योजना थी, जिसे अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों का समर्थन प्राप्त था, जिसका उद्देश्य अपनी हित साधना था। अतः धनी देशों द्वारा स्वयं धनी देशों के लिए तैयार की गई यह ब्रेटन वुड्स अर्थव्यवस्था अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता एवं निर्भरता के संबंधों को संस्थागत रूप में जारी रखने की नीयत से बनाई गई थी। अतः 1960 और 70 के विश्व की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। तीसरी दुनिया के विकासशील देश इसकी कमियों को उजागर करते हुए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात कहने लगे थे। 20वीं शताब्दी में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण समानता, आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसी प्रथम घटना थी सोवियत संघ में 1917 में समाजवादी क्रांति का होना। सोवियत संघ की समाजवादी क्रांति ने नूतन युग का सृजन किया। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की स्थापित शोषण व्यवस्था के स्थान पर समता और न्याय की अवधारणा पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया। द्वितीय घटना है सन 1940 और 50 की अवधि में समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि, अर्थात समाजवादी दुनिया का विस्तार।
ये समाजवादी देश उपनिवेशवादी विरोधी विश्व व्यापार और आर्थिक संबंधों की समानता के सिद्धांत पर जोर देने लगे थे। तीसरी घटना है राज्यों के आपसी संबंधों में डिटेल अर्थात तनाव सत्याल्य का अभ्युदय। विविध राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था वाले राज्यों में मधुरता के तत्व का अभ्युदय हुआ। तो इस तरह से हम ये कहें कि 20वीं शताब्दी में अनेक घटनाएं ऐसी हुई थी जिसके कारण समानता, आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये 3 घटनाओं का हमने उल्लेख किया। उसमें पहली घटना थी 1917 की रूसी क्रांति। दूसरी घटना थी 1940-50 की अवधि में समाजवादी देशों की संख्या का अत्यधिक विस्तार। और तीसरी घटना थी डिटेंट की अर्थात तनाव शैथिल्य। जब दोनों महाशक्तियों के बीच में जब तनाव चरम पर था और उसके बाद में इनके संबंधों में एक तरीके से शिथिलता आई, इनके संबंधों में देदांत आया, तो एक तरीके से एक नई अर्थव्यवस्था की कल्पना की जाने लगी। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि आर्थिक संबंधों इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए। आर्थिक जैसे ये राजनीतिक स्वतंत्रता में न्याय और समानता चाहते थे, इस तरह से आर्थिक संबंधों में न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों पर बल देने लगे थे। 1960 में विकास उन्मुख देशों की विकास समस्याओं का अध्ययन का केंद्र बिंदु हो गई। वास्तव में युद्धोपरांत उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के बंधन कमजोर पड़ते जा रहे थे और अल्प विकसित देश राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करना चाहते थे। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की शब्दावली में 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रश्न हुआ, जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो इसका नाम जो न्यू है, अब हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है और इसके जो नेक्स्ट में है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, विकासशील राष्ट्रों की विदेश व्यापार संबंधी समस्याएं, और उसके बाद में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विचार विमर्श में, जिसमें नॉर्थ साउथ डायलॉग है और साउथ साउथ डायलॉग है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अवधारणा से अभिप्राय है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल का उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। तो इस तरह से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये व्यवस्था नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न हो। पहली बात, ये देश चाहते थे कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। ये देश ये चाहते थे कि हम ये दोनों गुटों से सहायता मिलती रहे और हम अपना आर्थिक विकास करें। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न समझे। मतलब कोई भी देश जो शक्तिशाली देश है उसको उपनिवेश न बनाए, उपनिवेश न माने। आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का आदर, मतलब समानता के सिद्धांतों पर आधारित, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित जो संबंध हैं उन पर इनका जोर था। वस्तुतः ये सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है, क्योंकि विश्व के आधे से अधिक कच्चे माल पर इनका क्षेत्राधिकार है।
कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः ये सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है, क्योंकि विश्व के आधे से अधिक कच्चे माल पर उनका क्षेत्राधिकार है और उनके पास एक बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। औचित्यपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण की मांग की। अब ये तृतीय विश्व के जो देश थे, जो जिसका हम विकासशील देश कह सकते हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की इन्होंने मांग की। विकासशील देशों को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण की काफ़ी आशा है, क्योंकि निवर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत क्या है, तो हम एक क्रमशः बताएंगे कि पहला सिद्धांत है खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। दूसरा है कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध करना तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न रखना। जो ये देश चाहते हैं कि जो कच्चा माल है उसकी कीमतें न तो घटे न बढ़े, और कच्चा माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा है विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार, यानी कि विकासशील देश और विकसित देश जब व्यापार करेंगे तो विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार हो। विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना। पांचवा, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। और छठा है विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीक उत्थान की खाई को पाटना। मतलब ये जो विकासशील देश है इनमें तो बहुत तकनीकी विकास हो चुका है, ये तकनीकी विकास विकासशील देशों में होना चाहिए। तो जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो तकनीकी है का उत्थान है, इसकी खाई को पाटना चाहिए। विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना और बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण रखना। मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल जो उद्योग है उन पर उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण होना चाहिए। ये सभी मांगे विश्वव्यापी हैं और विकासशील देश तीसरे दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु पारित घोषणा एवं कार्यक्रम द डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग साम्राज्यवादी विरोधी और ऐसी मांग है जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र सहमत हैं और समाजवादी खेमे के राष्ट्रों ने इन मांगों का समर्थन किया है। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था है ये साम्राज्यवाद विरोधी है, ये उपनिवेशवाद विरोधी है और ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश जो राष्ट्र हैं उनकी सहमति से समाजवादी खेमे के राष्ट्रों ने भी इन मांगों का समर्थन किया है। तो ऐसी जो व्यवस्था है ये नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कही जाती है। अब ये जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है इसमें हमारा नेक्स्ट है निवर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकासशील राष्ट्रों की विदेशी व्यापार संबंधी समस्याएं। इन देशों ये जो सभी देश हैं ये सभी विकासशील देश हैं और इनको इन राष्ट्रों के विदेश व्यापार संबंधी कई समस्याएं हैं। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धीमी वृद्धि के कारण विकासोन्मुख देशों में गरीबी के दुष्चक्र के अतिरिक्त व्यापारिक क्षेत्र में भी एक दुष्चक्र बन जाता है।
विकासशील राष्ट्रों के लिए विदेशी व्यापार का बहुत अधिक महत्व है। इन राष्ट्रों को विदेशी व्यापार का विस्तार करने में जिन समस्याओं को वहन करना पड़ता है उनमें निर्यात संबंधी समस्याएं हैं। विकासशील देशों में निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन विकासशील देशों में निर्यात संवर्धन की अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जा सके। दूसरा है आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं। विकासशील देशों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ मशीनें, प्लांट, पूंजीगत सामान एवं विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि विकसित राष्ट्रों में खाद्यान्न एवं कच्चे मालों का भी आयात किया जाता है। तीसरा है चक्रीय परिवर्तन। विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तनों से प्रभावित रहता है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही अधिक केंद्रित रहती है और उसकी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से चक्रीय परिवर्तन है। और औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन। विकसित और विकासशील राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादन के प्रकारों में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण भी विकासशील देशों पर निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकसित राष्ट्रों पर प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी उपभोक्ता विकासशील देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिए जाने के कारण द्वितीयक उद्योगों का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है विकसित देशों में प्रतिस्पर्धा। विकास उन्मुख देशों में कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी होने पर अन्य वस्तुएं जैसे हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ताओं वस्तुओं आदि के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट है यातायात संबंधी समस्याएं। एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को जो औद्योगिकरण करने के लिए प्रयत्नशील है, औद्योगिकरण के लिए यातायात संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है। मोटे रूप में निम्नलिखित वस्तुओं के अध्ययन, तकनीक ज्ञान, अन्य देशों में पूंजी का भी अभाव रहता है, इसलिए इन देशों को ऋण लेना पड़ता है। तो यहाँ पर यातायात संबंधी समस्या है। व्यापार की शर्तें। किसी देश के निर्यात में प्राप्त होने वाली आय केवल निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं रहती है, बल्कि उसके अनुरूप उसके मूल्य पर निर्भर करती है। तो इस तरह से आज हमारे चर्चा का जो है यहीं पर समाप्त होता है।